हेलो स्टूडेंट, एग्जामपुर में आप सबका स्वागत है। हम लोग कुछ आज पढ़ाई करते हैं। 1.5 महीने बाद हम मिल रहे हैं, इसलिए जो पहले टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ नया टॉपिक जो आप लोग का कंटिन्यूअस चल रहा था उसी को डिस्कस करते हैं। वो कौन सी टॉपिक है? ग्रेविटेशन, है ना, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण 11th का टॉपिक है, उसी को आज हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे, हालांकि हमें बताया गया है कि आपको 1-2 क्लास ये ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा इसके शुरुआत का चीजें को हम लोग थोड़ा थोड़ा मैं बताते चलता हूँ। जैसे फोर्स होता है, बल होता है दो मास के बीच में, दो द्रव्यमान के बीच में, उसको मैं फॉर्मूला बता दूंगा और बाकी उसका कुछ 1-2 न्यूमेरिकल बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एग्जामपुर में, सो इसलिए चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं एग्जामपुर। एग्जामपुर, है ना। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। चलिए इतना एग्जामपुर। एग्जामपुल में पहला जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो काम का है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझना। और जो ग्रेविटेशन टॉपिक है वह उसमें जितने फॉर्मूले हैं उसी के सिमिलर 12th का पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट है, उसमें आता है। इसलिए अगर आप ग्रेविटेशन को बेहतर तरीके से समझते हो तो 12th का पहला टॉपिक आप लोग को ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से क्लियर होगा। इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ लिख देता हूँ, उसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ये लिख देता हूँ, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, है ना, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। देखिए इसमें जो सबसे पहला पॉइंट, ये हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं जरा इसको हम समझ लें। तो जब भी दो द्रव्यमान, जो दो वस्तु है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो वो आपस में क्या करता है? एक दूसरे को खींचता है, कुछ फोर्स से, कुछ बल से, है ना। वो बल कितना होता है? तो उसी को सबसे पहले न्यूटन्स ने खोजा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू निकालने का प्रयास किया कि दो ऑब्जेक्ट है, दो वस्तु है, कुछ दूरी पे अगर रखा हो तो वो कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली न्यूटन ने सबसे पहले डिराइव किया। इसके पहले भी लोगों ने बहुत काम किया था, जिसको हम लोग फिलोसफर बोलते हैं। केपलर्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लेकिन, है ना, उन लोगों ने क्या किया? थ्योरी दिया, लेकिन जो न्यूमेरिकल, जो मतलब उसकी फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला किसने डिराइव करा, किसने फाइंड आउट किया? वो न्यूटन्स ने फाइंड आउट किया। इसलिए हम लोग न्यूटन्स का नियम बोलते हैं या ग्रेविटेशनल लॉ फॉर न्यू, है ना, ग्रेविटेशन। मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन का सिद्धांत बोला जाता है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या ऐसे तो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो ऐसा लिख दूं यहाँ पर, दो वस्तु के बीच, है ना, दो वस्तु के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण, है ना, बल कितना होता है? इजकल टू, उसी को एफ लिख देते हैं, वो कितना होगा? G m1m2/r²। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे टर्म है। एफ के मतलब क्या हुआ? बल, मतलब फोर्स। G m1m2 और r², ये क्या है? तो देखिए यहाँ हम डायग्राम समझा देते हैं। मान लीजिए कि एक मास यहाँ m1 है, मतलब, और दूसरा कितना है? m2 है। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है? तो ये दूरी मान लो कितना है? r। ठीक है, ये दूरी कितना? r है। तो जो फोर्स होगा वो इतना होगा, दोनों के बीच का जो बल होगा वो कितना होगा? F=, है ना, F=G m1m2/r²। जी यहाँ पर क्या होता है? तो जी के बारे में बता दो। जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण, है ना, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है, स्थिरांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, या उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल
कांस्टेंट बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू भी लिख लें, ये फिक्स होता है, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये कैसे यूनिट आया, तो इसको यूनिट को लाने के लिए देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं। तो जो एफ है वो कितना होगा, तो एफ देखो, एफ जो दिया हुआ है वो कितना है, जी m1m2/r²। हमें यूनिट की इसका चाहिए जी का, तो देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जी को एक तरफ रहने दो, बाकी को सबको लेफ्ट साइड ले जाओ। तो एफ हो गया, r² हो जाएगा, बट्टा कितना m1m2 इक्वल टू कितना हो गया, जी हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें देखो एफ का यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, और m1m2 क्या हो गया, केजी हो गया, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दें न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, केजी स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो गया यूनिट, वही यूनिट हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जी का यूनिट हमने बता दिया, जी की वैल्यू बताया, उसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या उसी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण फोर्स मतलब दो वस्तु है, वस्तु कहने का मतलब यहाँ कोई प्लेनेट हो सकता है, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो कोई प्लेनेट है, कोई स्टार है, उसके बीच में अगर फोर्स निकालना है तभी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, F इक्वल टू g m1m2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल का। अब इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड होता है, जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मान लो कि दो मास है m1 m2 जो यहाँ दिया हुआ है, उसमें अगर हम मान लेते हैं तीसरा मास डाल दें m3 कहीं पर भी, इसमें अगर हम m3 कहीं यहाँ पुट कर दें या इधर पुट करें या यहाँ पुट करें, तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में m1 m2 के बीच का जो फोर्स है, जो वैल्यू है फोर्स का, वो चेंज होगा। तो इसका एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने इस चीज को भी एक्सपेरिमेंट करा है, और उसने कंक्लूड किया कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि m1 m2 के बीच में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और अगर उसमें हम चेंज कर दें, तीसरा मास ले आवे, है ना, और बीच में डाल दें, तो m1 m2 के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वही रहेगा, नहीं बदलेगा, है ना। मतलब 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन रहेगा। तो इसलिए हम उसको स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज में। इस फोर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो उसकी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर जो है, चलिए एक चीज देख लें, यहाँ पहला प्रॉपर्टीज में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से शुरू करें। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो फोर्स बिटवीन, है ना, टू मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर मास present in surrounding। ठीक है, मतलब सराउंडिंग में कोई दूसरा मास प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी को हमें यहाँ हिंदी में भी लिख देता हूँ कि, है ना, दो वस्तु के बीच का गुरुत्व बल, उसको लिख दे गुरुत्व बल। ठीक है, तीसरे वस्तु है ना, पे तीसरे वस्तु पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड मतलब निर्भर नहीं करता, इसी को लिख देते हैं। चलो, डिपेंड है इंग्लिश वर्ड है, तो इसको मैं यहाँ पर इसको हटा दूं, इसको मैं लिख देता हूँ निर्भर नहीं करता। ठीक है, तीसरी वस्तु पे निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। सही है, तीसरी वस्तु पे निर्भर नहीं करता है।
है ना। तो दो वस्तु के बीच का अगर मास है m1 m2, तो उस पे क्या होगा, फोर्स g m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा। और वो तीसरा मास m3 रहेगा तो भी वही रहेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलता है, वैल्यू भी नहीं बदलता है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये होता है कि, है ना, अगर मान लो कि दो m1 m2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो तो तुम्हें फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर मान लो कि m1 m2 का हमने क्या बनाया, m1 m2 सपोज करो बहुत बड़ा है ना। सपोज करो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ 2। 2 में क्या होता है कि जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो फॉर्मूला है तो लिख देता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना, ओनली अप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास, ठीक है। पॉइंट मास के लिए अप्लीकेबल होता है ना। तो पॉइंट मास कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ जैसे मान लो ये मास है m1, है ना, और ये हो गया मान लो m2, ठीक है। यहाँ पर हो गया m1, यहाँ पर हो गया m2। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो r। तो यहाँ जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू जी कितना हो गया m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है इस स्टेटमेंट के मतलब, जो ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मास, तो पॉइंट मास कहने का मतलब कि ये दोनों जो m1 और m2 है उसका अपना डायमेंशन, मतलब अगर मान लो ये स्फेरिकल है तो ये मान लो क्या है, गोला है, तो उसका जो रेडियस होगा वो बहुत कम होना चाहिए। किसके के रिस्पेक्ट में कम होना चाहिए, किससे कंपेयर करेंगे कि भाई उससे कम है, तो इसके बीच के जो दूरी है ना, ये जो दूरी बन रहा है आर, उसके कंपैरिजन में अगर इसका रेडियस है ना और इसका रेडियस है दोनों बहुत छोटा है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों मास क्या है, पॉइंट मास है ना। और वैसे केस में हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो तो इसके भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाए, तो यहाँ पर अगर एक डायग्राम ऐसे बना लो, ये मान लो एक रिंग है, ठीक है। यहाँ से सेंटर से एक यहाँ पर मास रख दिया, ये रिंग का मास कुछ मान लो कितना है, इसका कुछ मास बना देते हैं, मान लेते हैं रिंग है, रिंग का कुछ अच्छे से बनाते हैं, इसका मान ले m1 और इसका मान ले m2, ठीक है। और इसके बीच का रेडियस डिस्टेंस r है, और इसका रेडियस भी मान लो कितना है, r है। तो अब तुमसे ये पूछेगा कि बताओ यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये इसके लिए फॉर्मूला सही है, ठीक है, लेकिन ये इसके लिए जो फॉर्मूला है ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हें दिया हुआ है कि ये रिंग है ना, और रिंग से कितने दूरी पे है r डिस्टेंस, तो इसके यहाँ दोनों, ये इसका जो रेडियस है और ये जो r है, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दूरी है, वो दोनों क्या है, कंपेरेबल है। इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर जो निग्लिजिबल नहीं हुआ, है ना, और इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये फॉर्मूला जो है ना, ग्रेविटेशन के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला था वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा बट यहाँ वैलिड होगा। क्योंकि यहाँ पर इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो एक आर के कंपैरिजन में, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ अप्लीकेबल है। पॉइंट मास हो गया, ये पॉइंट मास हो गया, तब हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ तो एक तो पॉइंट मास दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या है, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। क्लियर है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कंपटीशन हमेशा पूछता है कि अगर मान लो कि यहाँ पर इस केस में फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा तो फिर कैसे फोर्स कैलकुलेट होगा, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम तत्काल केवल फोर्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की दूसरी प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। ये प्रॉपर्टी ये होता है कि जैसे मान लो, चलिए यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। मतलब वो हमेशा एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेगा, कभी भी दूर नहीं भगाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो मास है, एक मास मान लो m1 है ना, और दूसरा मास यहाँ पर कितना है, m2 है। ये दोनों जो फोर्स लगाएगा, तो ये इस पे इधर लगाएगा, ठीक है, और एक किधर लगाएगा, ये इस पे इस डायरेक्शन में लगाएगा।
कभी भी बाहर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा। जो फोर्स होगा वो कभी भी इधर नहीं होगा और इस पे फोर्स इधर नहीं होगा, समझे। ये फोर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये दोनों सही है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। तो लिख देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो शॉर्ट में हमने यहाँ ग्रेविटेशन को जीआर लिख दिया है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मतलब वो हमेशा दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, कभी भी रिपल्सन नहीं होता है। देयरफॉर यहाँ लिख दो, देयरफॉर बोथ मास will attract to each other। चलिए इसी को हिंदी में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो गुरुत्वाकर्षण, है ना, बल हमेशा एक दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है, खींचता है अपनी तरफ, है ना, आकर्षित करता है, ठीक है। मतलब हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा। फोर्स की वैल्यू तो पता है आपको कितना होगा, F=G m1m2/r²। बट वो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट, एक दूसरे को हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ खींचेगा, है ना। जैसे हम लोग और भी फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें रिपल्सन भी होता है, मतलब दूर भी भगाएगा, अपनी तरफ भी खींचेगा। लेकिन ग्रेविटेशन की प्रॉपर्टी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की प्रॉपर्टी क्या होता है, तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। मतलब डायरेक्शन फिक्स है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे की तरफ अपनी तरफ ही खींचेगा, ठीक है, कभी भी बाहर की तरफ उसको फेंकेगा नहीं, हमेशा खींचेगा। तभी तो देखते हो धरती से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको तो ऊपर से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल, वो धरती अपनी तरफ खींचने, मतलब धरती से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा वो अपनी तरफ लग रहा है, धरती की तरफ लग रहा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी इसमें होता है, इतना क्लियर हो गया होगा सभी लोगों का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो एक और प्रॉपर्टी नंबर 4, एक प्रॉपर्टी ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी, है ना। चलिए इतना हो गया होगा सभी लोगों का। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी नंबर 4 में है, इसको लिख दें। चलिए कितनी प्रॉपर्टी हो गया, 3 प्रॉपर्टी हो गया, एक प्रॉपर्टी और बता दो। तो एक प्रॉपर्टी तो ये मैं बताना चाह रहा था, जो सेकंड प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने ऐसे बता दिया था कि उसमें पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर मान लो कि सम फाइनाइट शेप है, जैसे मान लो रिंग है, अभी हमने लिया था डायग्राम में, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर बता दूं, तीसरी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट में बता देता हूँ। मान लो कि एक ऐसा हमने क्या लिया, रिंग लिया, ठीक है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, ठीक है। अब इससे कुछ r डिस्टेंस पे हमने क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कितना, इसको नाम दे दो m2, और इसका नाम कितना क्या दे दिया, यहाँ पर हमने m1 दे दिया। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो f होता है वो f कितना होता है, G m1 m2 बट्टा कितना हो गया, r², ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, m1 यहाँ नहीं ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग चूंकि ये पता है कि ये पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, तो हम लोग एक स्मॉल सेक्शन यहाँ पर कंसीडर करेंगे जिसका मास dm है, ये काम करेगा, है ना, स्मॉल मास का। और फिर क्या करेंगे, ये दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे कितना है, ठीक है, ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा एफ। तो जो देखो यहाँ मास पॉइंट मास है, मतलब वेरी स्मॉल है, तो फोर्स भी दोनों के बीच में वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल फोर्स को हम लोग डी एफ से दिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा जी इंटू डी एम, इसको डी एम वन लिख देते हैं, है ना, या डी एम ही रहने दो, डी एम इंटू कितना m2 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर r²।
और फिर टोटल के लिए क्या करेंगे, यहाँ एरो दे दो, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा हमेशा, है ना। सो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब टोटल के लिए क्या होगा, जो एफ नेट होगा वो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट जो आएगा तुम्हारा वो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ करेंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन यहाँ इसको बता देना जरूरी था, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है, समझ में आ रही बात सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन, मतलब एक वस्तु दूसरे पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा दूसरी वस्तु भी पहले पे उतना ही लगाएगा। ठीक है, और दोनों के जो डायरेक्शन होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, उल्टा होगा। जैसे यहाँ पर पहले हम डायग्राम एक बता देते हैं, उससे पता चल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मास एक m1 है और दूसरा मास यहाँ पर कितना है, m2 है। अब इस पे फोर्स कितना लगा, मान लो फोर्स ऑन 1/2 राइट साइड लग रहा है, फोर्स ऑन 2 है ना, फोर्स ऑन 2/1 कितना लग रहा है, लेफ्ट साइड लगेगा। तो इसमें बोलता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एक दूसरे पे आप इक्वल और अपोजिट लगाएगा, बराबर फोर्स लगेगा और उल्टे डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो ये लिख सकते हो, पहले स्टेटमेंट लिख दो कि फोर्स बिटवीन, या है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सबसे आसान तरीका है लिखने का, तो मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा दें, है ना, तो उसमें हम यहाँ पर मेंशन कर दें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, यहाँ ग्रेविटेशनल लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब एक दूसरी वस्तु अगर एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दो वस्तु, तो वो फोर्स क्या होगा, हमेशा अपोजिट होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा, और वैल्यू क्या रहेगा, इक्वल होगा, मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ लिख देते हैं, मतलब F12 इक्वल टू F21 होगा, और एरो दे दो, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन के बारे में पता चल गया, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमने 5 प्रॉपर्टी बताया है। तो आपको ये जो प्रॉपर्टी इसमें हमने बताया है, कोई कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों है। जब भी आपको 11th का एग्जाम दोगे, 12th का है ना, 12th का तो कॉम्पिटिटिव का आएगा, तो कॉम्पिटिटिव में जो जरूरी आएगा वो मैं मेंशन कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी ये था, ये काफी काम का है, और एक हमने बताया था जिसमें क्या बताया था ये वहां पर, कि पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होता है, वो भी ध्यान रखना है ना। और एक के प्रॉपर्टी, ये दोनों कॉम्पिटिटिव के लिए भी है, और एक के कॉम्पिटिटिव के लिए, क्योंकि जैसे होता क्या है कि मान लो कि अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि मान लो धरती किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो एक पेन है, ये पेन देख रहे हो, इस पे हम वो मान लो मानते हैं ऐसा कि धरती इस पे कितना फोर्स लगाया, 5 न्यूटन, तो बताओ ये धरती पे कितना लगाया, तो वो भी 5 न्यूटन ही लगाएगा। लेकिन अब दिमाग में कंफ्यूजन क्या होता है कि अच्छा ये 5 न्यूटन इस पे भी लगा तो ये तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन धरती क्या हो रहा है, ऊपर आते हुए दिखता है, नहीं दिखता है। तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन देखिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ उसका रीजन क्या होता है। तो देखो, चलो इसको मैं हटा दूं, इसको पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको ये करेंगे, है ना, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। सेव हो गया, और हम उसको क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि जैसे मान लो ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, थोड़ा डायग्राम अच्छा बनना चाहिए इसका। चलो ये अर्थ है, इसका अपना कुछ रेडियस होगा, इसका अपना मास है। हमने क्या किया, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, छोटी सी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर से देखते हैं क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आ जाता है। तो अगर मान लो कि ये वस्तु
ये किसी पॉइंट पे यहाँ पर होगा, तो मान लो इस पे कितना लगा 10 न्यूटन का फोर्स, तो इस पे भी कितना लगेगा ऊपर की तरफ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, समझे। लेकिन ये चलता हुआ अर्थ धरती चलता हुआ दिखता है नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नीचे आता हुआ दिखता है, क्यों? क्योंकि अगर मान लो इस पे 10 न्यूटन, एफ इक्वल टू क्या हम लोग पढ़ते हैं, एम इंटू ए, हम लोग पढ़े न्यूटन लॉ में। तो धरती पे कितना फोर्स लगा 10 न्यूटन, मास की धरती का कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 के अराउंड होता है, इसको देख लेना, इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 10/6 × 10⁻24। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है, ये निग्लिजिबल है ना। इसीलिए क्या होता है, एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो इतना कम है कि उसका असर नहीं होता है, कम होता है या नहीं होता है, या इतना कम होता है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि हमें धरती भी चलता हुआ नहीं दिखती। लेकिन ये मास जो हमने छोटा सा लिया है, इसका मास कितना होगा, जैसे हम स्पेन की बात कर रहे थे तो इसका मास कितना है 200 ग्राम, 300 ग्राम ऐसे है। तो तुम फोर्स लिखो 10 न्यूटन फॉर ए पॉइंट मास, एम की वैल्यू अगर मान ले कितना है, चलो 100 ग्राम ही मानते हैं, 100 ग्राम के मतलब 0.1 kg। तो आइसोलेशन कितना होगा, एफ हो गया 10, 10/0.1, देख रहे हो कितना है 100 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो ये काफी ज्यादा वैल्यू है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो तुम्हारा है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अब ये आइसोलेशन किसका है, अर्थ का है। अब ये किसका है, पॉइंट मास का। तो देख रहे हो पॉइंट मास चलता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका आइसोलेशन काफी ज्यादा है, अर्थ चलता हुआ नहीं दिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एप्लीकेशन है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग हेडिंग देते हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो नए पेज में चलते हैं, तो है ना। अरे यार, clear हो गया। चलिए कोई नहीं। हम लोग नए प्रॉपर्टी नेक्स्ट पॉइंट में चले। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रेविटेशनल, है ना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कैसे इसको यूज करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसको हैंडल कैसे करना है क्वेश्चन को, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल शुरू हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए चूंकि पहला क्लास था, थोड़ी बहुत कैसे इसको देखना है, कैसे मैनेज करना है और कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है उसको देखना जरूरी है। तो अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत है ना, thanks to attend the class and we will start the next class in next day। तो सभी लोग इतना पढ़ लेना, एप्लीकेशन में देखना, कुछ क्वेश्चंस करना खुद से, फिर जब हम अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो आप लोग को और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक है।